नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंततंत्र। चीन मोहल्ले का वो गुंडा है जिसके आंख दिखाने पर अक्सर लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे। पहली बार उसके साथ ये हुआ है कि वो किसी को आंख दिखा रहा है और कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा है। अब वो आगे बढ़ता है तो उसके कान के नीचे दो पड़ सकती है और वो अगर पीछे हटता है तो पूरे मोहल्ले में उसकी बेइज्जती हो सकती है। पाक और नेपाल जैसे उसके जेब कतरे दोस्त उसकी इज्जत करना बंद कर सकते हैं। मोदी जी ने भी कल अचानक लेह पहुंचकर चाइना को यही मैसेज दिया कि बेटा हम तो पीछे नहीं हटेंगे, तुमने अगर ज्यादा आंख दिखाई तो तुम्हारी गोटियां निकालकर क्राइम मास्टर गोगो के भतीजे के साथ कंचे खेल लेंगे। नीमू में भारतीय फौजियों के बीच उन्होंने कल जो भाषण दिया उसे सुनकर तो एक बार को जिनपिंग का भी दिल कर रहा होगा कि चाइना के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर मेरठ में लहसुन का ठेला ही लगा लूं। मैं पूछता हूं, एक फौजी को और क्या चाहिए? देश का मुखिया अगर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहे कि मुझे तुम पर गर्व है, पूरे देश को तुम पर गर्व है, तुमसे भी ज्यादा उस मां पर गर्व है जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो उनसे कहे कि तुम्हारा हौसला उन पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद है जिन पर तुम चढ़ते हो, तुम्हारे इरादे उन चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं जिनसे तुम घिरे हो, तो ये सब सुनकर किसका सीना चौड़ा नहीं हो जाएगा? एक लीडर का यही तो काम होता है कि जब जिसकी जरूरत हो उसके साथ वो खड़ा दिखे। इस पर भी कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि अरे मोदी जी तो नीमू गए थे, वो तो टूरिस्ट स्पॉट है, जाना था तो गलवान वैली जाते। हम समझते हैं कि लॉकडाउन के बाद मंदी बढ़ी है, लोगों का हाथ तंग हुआ है, मगर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि अपनी अकल ही बेच डालोगे? नीमू उस जगह का मौसम इतना अलग है कि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि लेह लद्दाख पहुंचने से पहले 24 घंटे तक होटल में रहो, खुद के शरीर को मौसम के हिसाब से ढालो। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर इस उम्र में भी वहां पहुंचते हैं, सेना के जवानों से मिलते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और उसी दिन वापस आकर असम की बाढ़ पर मीटिंग भी लेते हैं। मगर इस सब के बावजूद भी कुछ लोगों को तसल्ली नहीं है। इतने सब के बाद भी मोगेम्बो खुश नहीं होता और तुम शिकायत कर रहे हो कि वो गलवान वैली क्यों नहीं गए। अगर गलवान चले जाते तो तुम ये शिकायत करते कि वो पिस्तौल लेकर अक्साई चीन पर कब्जा करने क्यों नहीं गए, उन्होंने फौज भेजकर तिब्बत को चीन से छुड़ाया क्यों नहीं। मानो वो तिब्बत ना हो गया हो, मिथुन चक्रवर्ती की बहन हो जिसे कोई भी दो थप्पड़ मारकर गुंडों से छुड़ा लेगा। अरे बस करो ड्राइंग रूम के योद्धाओं। जो लोग कुत्ते के अचानक भौंकने पर नाली में गिर जाते हैं ना, वो इंची टेप लेकर दूसरों की छातियां नापते अच्छे नहीं लगते। उफ, क्या डायलॉग है। आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है वीडियो का, काट के टैग करना इंस्टा और ट्विटर पे। खैर, राजनीति में बहुत सारी चीजों के सांकेतिक महत्व भी होते हैं। प्रधानमंत्री अगर ले गए थे तो ये चीन को एक साफ संदेश था कि तुम अगर अभी भी नहीं माने तो पेल दिए जाओगे। गलवान तो झांकी है, अभी असली जंग तो बाकी है। हो सकता है अकल पर बंधी पट्टी के कारण कुछ लोगों को यह संकेत न समझ में आए हो, लेकिन चाइना की सरकार को यह फौरन समझ में आ गया। तभी तो मोदी के ले जाते ही चाइना की तरफ से बयान भी आ गया। वो अचानक से अलाउद्दीन खिलजी से आलोकनाथ बन गए और कहने लगे कि सारे मसले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। अबे घोड़ुओं, अगर मसले बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं तो तुम्हारी फौज 2 महीने से लद्दाख में जिनपिंग की बहन का झुमका ढूंढ रही। तुम्हारे फौजी कीलों वाली रॉड लेकर गलवान वैली में खेत जोतने आए थे क्या? कैसे है बे लोग? आज हमने तुम्हारे ऐप बैन किए, तुम्हारी कंपनियों के ठेके कैंसिल किए, तुम्हारी आंख में आंख डाली तो तुम बातचीत की पोयम सुनाने लगे। जिस देश ने दलाई लामा जैसे शख्स को आतंकी घोषित कर रखा हो, वो शांति की बातें करे तो ऐसा लगता है मानो पाब्लो एस्कोबार नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहता है। नेपोटिज्म का विरोध करने के लिए करण जौहर एनजीओ खोलना चाहते हैं। अरे हजम नहीं होता ये सब देखकर। हम जानते हैं कि कोरोना के पापों से ध्यान भटकाने के लिए जब तुम लद्दाख में घुसे थे तब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी पिटाई होगी। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम टिकटॉक जैसी ऐप का बोरिया बिस्तरा बांधकर उसे वापस पहली फुर्सत में अपनी बुआ के घर बीजिंग भेज देंगे। और आज जब रूस हमें मिग-29 और सुखोई देने के लिए तैयार हो गया है, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन ने तुम्हारी नाक से लेकर मसूड़ों तक में दम कर रखा है, तब तुम ये सोच रहे हो कि इस रायते को कैसे समेटा जाए। सही सोच रहे हो। अगर रायता समेटना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान से वफा दिखाना चाहते हो तो पहले जहां जहां हो वहां से दफा हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बात से ज्यादा अब हमें गधे की लात पर भरोसा है। इसलिए पहले पीछे हटो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। समझे? नहीं समझे? समझ जाओ। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें, ये कविता, ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो आप इन्हें शेयर करते वक्त ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर हमें टैग जरूर करिएगा। तो अर्ज किया है कि सिर है ऊंचा, छाती चौड़ी, सरहद पर जो गया प्रिय, देख रही है दुनिया सारी, भारत है ये नया प्रिय। तुम भी समझो बातें सारी, चाइना खेल नहीं है बच्चों का, पीठ के पीछे खंजर घोंपे काम बड़ा है टुच्चों का। अरे हो जमीन या चमगादड़, वो सब वैरायटी खाता है,
मैन्युफैक्चरर हब बनकर जो वायरस को फैलाता है। अरे हमें नहीं मतलब तुमसे, तुम कितने भी हो ढीठ प्रिय, हमें पता है कैसे करते बिगड़े बच्चे ठीक प्रिय। और आखिरी दो पंक्तियां हमारे जवानों की वीरता को नमन करते हुए आप जरूर सुनिएगा कि वीर बड़ा है वो जवान सरहद पर लड़ने को जो जाता है, आंख में चमक, बटुए में फैमिली और दिल में भारत माता है। हमारे जवानों की बहादुरी की खबर जब आप तक पहुंचती है तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन आता है, क्या आता है आपके मन में, वो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करिएगा, इंस्टा पे टैग करिएगा, वीडियो का जो बेस्ट पार्ट लगा है उसे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद की सेना।